नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र अमेरिकी। बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने की गिरती कीमत को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट बताया है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि सोने में काफी बड़ी गिरावट आ सकती है और ये सोना $3600 प्रति औंस के इस स्तर को भी छू सकता है। पहले इस समय सोना $4000 के से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया कल, और अभी भी $4000 से नीचे बना हुआ है। तो क्या अब $3600 के स्तर तक जा सकता है? हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका ने यह भी लगातार कहा है कि वो सोने को लेकर पूरी तरीके से बुलिश है और हर डिप पर खरीदने की सलाह देता है। लेकिन जिस तरीके से अब इस लेवल का बताया गया है $3600, इसमें क्या बड़ी बातें, ये तमाम चीजें चर्चा करेंगे। वित्तीय विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको और स्वतंत्र के और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभी। तो शरद सर, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका की बड़ी चेतावनी, $4000 से नीचे सोना वैसे ही चल रहा है, और इसकी बड़ी चेतावनी जिसमें ये कहा है कि कीमतें एक मजबूत बॉटम बनाने से पहले $3600 प्रति औंस के लेवल को छू सकता है। किस तरह से इसे देखा जाए सर? देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका का ये जो कमेंट्री है, जो मैंने आपके अपना हमारे चैनल्स पे बोला था, उससे बिल्कुल मैच कर रही है। हम्म। और आप अगर ध्यान दें, मैंने एग्जैक्टली यही बात बोली थी कल परसों 2 दिन से, कि जी। सोना यहाँ से कोई बड़ा ट्रिगर आया, जो अभी हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, हाँ। उसको देखते हुए सोना अगर बड़े ट्रिगर हुआ तो 4000 का जो बड़ा सपोर्ट है उसको तोड़ सकता है। और हाँ। उसको तोड़ता है, आपको याद होगा मैंने 1 लाख सवा लाख की भी बात करी थी कि हम्म। वहां तक भी जाता है। अगर $3600 बैंक ऑफ अमेरिका का हम ले तो वो लगभग, आप समझिए, मोटा मोटी 1,20,000 के आसपास बैठता है भारतीय रुपए में प्रति 10 ग्राम। वो एक सवा लाख रुपए के आसपास की जो एस्टिमेट थी वो आती दिख रही है। और मैंने ये भी कहा था कि लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ। हाँ। और ये एक शॉर्ट टर्म असाधारण परिस्थिति है, असाधारण इवेंट है, असाधारण घटना है, उसकी वजह से रिएक्शन आ सकता है। तो बैंक ऑफ अमेरिका की जो पूरी भविष्यवाणी है वो मेरी एनालिसिस से एग्जैक्टली मैच कर रही है। जबकि बैंक ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फिर भी उसकी जो जैसा जैसा उन्होंने कहा एग्जैक्टली मेरा भी मानना है। और ये इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है, क्यों कहा है समझ लेते हैं। हालांकि मैंने इसको बड़े खोल के बता रखा था, पर क्योंकि अब बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आया तो उसको खोल के समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ से एक और ट्रेड का रूट जो बारबल मंदेब का है, उसको इनफैक्ट ईरान ने, कल ही हम बात कर रहे थे, ईरान ने धमकी दे दी है अपने या इंस्ट्रक्शन दे दी है हूथियों को कि आप तैयार रहिए इसको बंद करने के लिए। जैसे ही हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका हमला करेगा, हम इसको हूथियों को बोलेंगे कि, या हूथियों को कह दिया है, बोलेंगे क्या, कह ही दिया है, जैसे ही हम आपको ग्रीन सिग्नल देंगे आप इस रूट को बंद कर दीजिएगा। तो अगर ये रूट बंद होता है, दुनिया का 10-12% व्यापार यहाँ से होता है, ये रेड सी से होता हुआ स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी तक ये रास्ता जाता है, और एशिया का ज्यादातर व्यापार यहाँ से होता है। तो कच्चे तेल की कीमतें यहाँ से मुझे 100-125 डॉलर, $150 तक भी जाती दिख सकती है अगर ये ऐसा होता है। यानी कि कच्चे तेल की कीमत आपको $125 तक जाती दिखी तो डॉलर की डिमांड, चाहे या ना चाहे, वो बढ़ेगी बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। और डॉलर इंडेक्स बढ़ने से आपको ये ऊपर जाता हुआ सोना चांदी पर आपको दबाव आता दिखाई देगा, जैसा कि सोना चांदी इस समय डॉलर इंडेक्स के गिरफ्त में है। हम्म। और कल रात को जो हुआ विक्रांत, वो भी समझ लेते हैं। जी। कल अभी इस समय सोना $4000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि कच्चे तेल की कीमत थोड़ी सी कम हुई है। हाँ। कच्चे तेल की कीमत अभी, समय बता देते हैं, आज 17 जुलाई है, इस समय लगभग 11:30 पौने 12 बजे का वक्त है। इस समय सोना $4000 से नीचे हो सकता है। जब तक वीडियो लाइव जाए शायद इस कीमत इधर या उधर कहीं भी हो सकती है। तो इसकी वजह ये रही कि कल अमेरिका में एक और आंकड़े आए। जी। अमेरिका में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आए, जिसको हम पीसीई कहते हैं। हाँ। वो 0.2% ऊपर आए, यानी कि जितनी उम्मीद थी वहां पर फिजिकल लेवल पर, उससे बढ़कर आए। इसका मतलब लोगों ने, उनको ये लग रहा है 0.2% खरीदारी ज्यादा करी है। अब हाँ। क्योंकि लोगों ने खरीदारी ज्यादा करी तो इस वजह से उनको लगा कि भाई अब तो जो है खरीदारी ज्यादा करी तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन आएगी तो फेड अपने रेट्स बढ़ाएगा। तो इस वजह से ये आपको जो $4050 के आसपास कल घूम रहा था, 4000 4050 पे, उसमें करीब 50 से 70 $80 की उसमें गिरावट देखी गई उन आंकड़ों की वजह से। हालांकि कच्चा तेल यहाँ पर हल्का सा कम हुआ है, और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ से 100
100 पॉइंट और 100 और 100.5 के बीच में आ गई है, जहां 100.5 और 101 के बीच में थी। जी। परंतु अब फेड का रेट दूसरा बड़ा फैक्टर होता है, तो फेड के रेट अब उनको लग रहा है कि भाई पीसीई तो बढ़ गया है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो इससे डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फेड रेट्स घटाएगा बहुत ही ज्यादा। आप इस सारी परिस्थिति को अगर विक्रांत विश्लेषण करें और डिटेल में समझें, क्योंकि हम लोग तो इसको लगभग लगभग मैं और मेरी टीम लगभग 24 घंटे ट्रैक करती है, रात को भी कुछ हिस्सा हमारा ऑफिस का सो जाता है, कुछ हिस्सा ऐसा समझिए कि जागता रहता है, क्योंकि वहां पर ट्रेड्स होते रहते हैं लगातार। तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही बारीक आंकड़ों से सोना चांदी इस समय सेंसिटिव हो गया है। ये ऐसा लग रहा है सोना चांदी अपने बाकी के जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग्स हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार करके केवल और केवल कॉमेक्स के गिरफ्त में है, डॉलर इंडेक्स के गिरफ्त में। यानी कि डॉलर इंडेक्स जैसे जैसे चल रही है, बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे चल रही है, वैसे वैसे सोना रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। 0.2% के उससे सोने में 70-80 डॉलर की गिरावट आ गई। तो थोड़ी सी ये इस बात को बताता है कि किस तरह सोना इस समय सट्टेबाजी के गिरफ्त में है और उस पर एकदम रिएक्ट कर रहा है। सर, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो सोने के दाम में गिरावट है सीधे नीचे नहीं जाएगी, निवेशकों को फंसाने या लालच के लिए एक बीच में अस्थाई उछाल भी आ सकता है। ये कहा गया है रिपोर्ट में कि कीमतें करीब 3700 के करीब तक जाने के बाद एक उछाल ले सकती है, फिर 4200 4300 के करीब जा सकती है और उसके बाद फिर नीचे आ सकती है। लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है जिसमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नहीं, सावधान तो वैसे ही रहना चाहिए। देखिए, कीमतों में वॉलेटिलिटी, हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। हम्म। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका जब इस प्रकार का वक्तव्य देता है कि पहले 3700 आएगी, 3600 आएगी, फिर एक बार 4100 4200 जाएगी, तो आप वहां पर बहकाए में आ जाएंगे कि अब तो जो है ट्रेंड चेंज हो गया, उसके बाद वो फिर नीचे जाएगी। तो बैंक ऑफ अमेरिका इसको कैसे कह सकता है? आप बिल्कुल कहेंगे सही। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो सारा का सारा युद्ध पर आधारित चल रहा है इस हाँ। वक्त। तो क्या बैंक ऑफ अमेरिका युद्ध को प्रेडिक्ट कर रहा है क्या? हाँ। कि एक बार उनका इनका अर्थ ये होगा, एक बार जो है वो कच्चे तेल का दाम नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद कच्चे तेल का दाम फिर ऊपर चला जाएगा, हम्म। डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगी, फिर डॉलर इंडेक्स। तो बैंक ऑफ अमेरिका को ये पहले से कैसे पता है युद्ध के हालात? हम्म। या मैं यूं कहूं, बैंक ऑफ अमेरिका को कच्चे तेल की कीमतें कैसे एंटिसिपेट कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका? हाँ। इसको बैंक ऑफ अमेरिका को जवाब देना चाहिए ये बात कि भाई हाँ। उनको उनको कैसे पता लगा है कि ये चल रहा है। और एक और मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसी से संबंधित, मैं आपको एक जरूरी जानकारी कल निकल कर आई जी। व्हाइट हाउस से। हाँ। वो जानकारी ये निकल कर आई कि जो डोनाल्ड ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर है, हाँ। आप तो मीडिया से, आप टेलीप्रॉम्प्टर समझते हैं, जी। ये वो जो अब तो जो सर। दर्शक नहीं जानते उनको हाँ। उनको मैं जो हमारे फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं जानते उनको मैं हाँ। बता दूं। पहली बात तो इससे पहले कि आगे बढ़े, एक गुजारिश मैं करना चाहूंगा सबसे जी। कि आप इन चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब करिए। वो बिल्कुल। ऑल का बटन, थोड़ी सी छोटी सी एक उंगली उनका चलाना होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, उसको प्लीज दबाइए। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हो, नहीं अच्छे लगते हो तो बेशक मत करिए, पर अच्छे लगते हो तो आपके काम के हो तो आप दबाइए। तो वो जो टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेट करते थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, नाम इतना मैटर नहीं करता, हाँ। हरकत ज्यादा मैटर करती है, कोई इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर होता है जो सामने एंकर के सामने एक स्क्रीन लगा होता है कैमरे के अंदर, कैमरे में छुपा हुआ होता है, वो कैमरे को आसपास घिरा हुआ होता है, उसमें जो एंकर बोल रहे होते हैं वो, उसमें आपके हाथ में एक रिमोट होता है, उससे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वो लिखा, अगर आप ये सोचते हैं कि एंकर इतनी फटाफट इतना याद करके कैसे बोलते हैं, तो टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से बोलते हैं। तो इन टेलीप्रॉम्प्टर साहब के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप की स्क्रिप्ट लिखते थे, इन टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के इल्जाम लग गए हैं। हाँ। तो टेलीप्रॉम्प्टर पे, तो आप देखिए, टेलीप्रॉम्प्टर को अगर सब चीज फीड करनी है, टेलीप्रॉम्प्टर में हाँ। प्रोजेक्ट करनी है, तो उसके लिए उसको स्क्रिप्ट पहले चाहिए। तो बिल्कुल। इनको स्क्रिप्ट पहले में, जैसे मान लीजिए सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या सुबह कुछ प्रेस को बोलना है, तो इनको शाम को स्क्रिप्ट मिल जाती है। हाँ। शाम को बोलना है तो सुबह मिल जाती है। इन्होंने उस स्क्रिप्ट को खाली टेलीप्रॉम्प्टर पे डाला नहीं, इन्होंने उस स्क्रिप्ट में जो कुछ लिखा था उसका फायदा उठा के सेल और परचेज के ट्रेड्स खड़े किए स्टॉक हाँ। मार्केट में ओ। और कमोडिटी मार्केट में। तो ये, और बहुत दिन से अब इनको, इनके ऊपर इल्जाम लग चुका है, इनके ऊपर इंक्वायरी बैठने लगी है, बहुत दिन से ये व्हाइट हाउस से एब्सेंट हैं अब। हम्म। तो अब आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं कि हम आज तक बात करते थे कि ट्रूथ सोशल पे बड़ी घोषणाएं होती हैं, कौन इसका फायदा उठाता हाँ। है, कौन सी लॉबी है जो जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के ट्रेड उठा लेता है। तो ये एक और खबर वहां से निकल कर आई है।
फिलहाल बैंक ऑफ अमेरिका को मुझे लगता है ये ट्रैप वाली बात थी, ये बात तो देखिए, ये बात तो साधारणतया निवेश में अप्लाई करती है कि भाई उठे तो आप भावुक मत हो जाइए। इसी की काट के लिए तो हम एसआईपी बताते हैं। बिल्कुल। इसी की यही यही एग्जैक्टली इस चीज को काटने के लिए, यानी कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो होती है वो थोड़ा थोड़ा करके आप लेते रहे, तो आप अलग अलग लेवल्स पे, आप 3700 पे भी लेंगे, फिर आप 3600 पे भी लेंगे, आप 4100 4200 पे लेंगे, फिर गिरा आप फिर 3600 पे ले लेंगे। तो एसआईपी तो इसी चीज की काट है। पर फिर भी मुझे लगता है कि बैंक ऑफ अमेरिका को इस प्रकार की बात कह के थोड़ा सा शक के घेरे में मामला आ जाता है। सर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इस रिपोर्ट में दिखाई दी कि उसमें कहा गया कि 121 हफ्तों की लंबी तेजी के मुकाबले में अभी गिरावट केवल 24 हफ्ते पुरानी है। और जब भी सोने में इस तरीके की गिरावट आई है 1970 के बाद, तो सोने में जितनी तेजी आई थी उसका कम से कम 50% वो दाम नीचे गया है। तो अभी ये अगर इसे 1980 या 2011 जैसी गिरावट से तुलना करें, तो अभी भी सोने के दाम उस लेवल पर नहीं गिरे हैं। तो अगर 50% के करीब गिरावट आई, तो ये करीब 3300 का करीब हो सकता है, क्योंकि $5600 के रेट तक हमने हाई देखा था। तो क्या ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? नहीं, 5600 का आधा तो 2800 होता है। 2800, माफ कीजिएगा जी। तो हाँ। देखिए देखिए 1970 या किसी और पीरियड से कंपेयर, सीधा कंपैरिजन नहीं बनता। आप हाँ। हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल होता है, आप हिस्टोरिकल डेटा से आप एक मैथमेटिकली उसको कर सकते हैं। हाँ। पर उस समय परिस्थिति कुछ और थी, आज परिस्थिति और है। हम ये क्यों भूल रहे हैं विक्रांत कि ये युद्ध की वजह से है। हाँ। इसके पीछे युद्ध युद्ध एक कारण है, क्रूड ऑयल एक कारण है, और हम्म। मैं बार बार बोलता हूं ये एक असाधारण परिस्थिति है, असामान्य परिस्थिति है। ये एक बिल्कुल अनयूजुअल घटना है। हम्म। ऐसी घटनाएं आप हिस्ट्री में उठा के जब प्राइस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी घटनाओं से कंपेयर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये घटनाएं तो हर साल थोड़ी ना युद्ध होता है, हम्म। या हर हर दूसरे साल थोड़ा ना युद्ध होता है। तो इस तरीके से ठीक है, आप हिस्ट्री में उठा के डेटा कंपेयर कर रहे हैं। मैं देखिए, प्राइस को कभी भी प्रिडिक्ट करना, प्राइस को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। बॉटम कहाँ है ये नहीं पता लगता, टॉप कहाँ है बिल्कुल। ये कभी नहीं पता होता है। हाँ। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम जो फैक्टर्स उसको ऊपर और नीचे ले जाते हैं उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ। उसके विश्लेषण के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि अब इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर रहेगा या लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका नीचे रहेगा। और हम्म। वो आपको बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अभी तो बोल दिया, जब बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट का विश्लेषण करने उन्होंने भी कह दिया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। मैं हम्म। भी यही कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हाँ। बुलिश है। एचएसबीसी भी यही कह रहा है, यूबीएस हाँ। भी यही कह रहा है, जितने जेपी मॉर्गन भी यही कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली भी यही कह रहा है। कियोसाकी साहब अपना रंग बदलते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन बाद, वो भी ब्रॉडली स्पीकिंग यही कहते हैं। तो इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी भी प्राइस को कभी भी चेज नहीं करना चाहिए। हम्म। आप नीचे की प्राइस को चेज करेंगे तो भी फंस सकते हैं, ऊपर की प्राइस को चेज कर आप निवेश कर सकते हैं, आप प्राइस को चेज नहीं करते। दोनों बातों में बहुत ही एक सटल डिफरेंस है, एक बहुत सूक्ष्म फर्क है। दोनों चीजें सुनने में एक जैसी लगती हैं, तो जब आप निवेश भी करते हैं तो आप मान के चलते हैं कि भाई एक प्राइस आएगी तो मेरा निवेश सफल होगा। पर जब आप प्राइस को चेस करते हैं तो आप उस प्राइस को दिमाग में बिठा के तब निवेश करते हैं, वहां पर गड़बड़ होने का ज्यादा चांस रहता है। सर एक चीज ये भी इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो टेक्निकल रीजन है उनमें से ज्यादातर पर तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक ये कि बाजार में सट्टेबाजों या निवेशकों ने पहले से ही बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी कर ली थी और ऊंचे दाम पर भी कर ली थी, जिस कारण अब जो है नए खरीदारों की थोड़ी कमी है। नए खरीदार उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं। ये बात कुछ हद तक सही है, हम्म। क्योंकि जिन लोगों के पास जितना पैसा था, इसको हाँ। अगर सरल तरीके से कहूं तो जो पैसा था वो वहां लगा चुके हैं। अब और पैसा अब नीचे भी आता है तो उनके पास पैसा लगाने के लिए बचा नहीं है। ये रिटेल निवेशकों के लिए कहा जाता है विक्रांत। पर हम जी। ये क्यों, ये फिर हम एक चीज बात भूल रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स, बड़े खरीदार तो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो तो हाँ। अपने जो डॉलर रिजर्व्स हैं उसको सोने से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम्म। छोटे निवेशकों का जो पैसा है वो उतना मैटर नहीं करता है। हम्म। ज्यादा मैटर करता है सेंट्रल बैंक्स, और ज्यादा मैटर करता है सट्टेबाजी। ये दो सोने के बाजार में, सोने चांदी के बाजार में दो बड़े प्लेयर्स हैं। एक तो सट्टेबाज बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल स्पॉट गोल्ड से कई गुना बड़ा वॉल्यूम होता है। दूसरा है सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि ये जो रिटेल इन्वेस्टर, हम आप कितना ले लेंगे, 10 ग्राम ले लेंगे, 20 ग्राम ले लेंगे। पर ये टनों में खरीदते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए, मैं बैंक ऑफ अमेरिका से पूछूं कि भाई टनों में खरीदने वाले से आपको ज्यादा सरोकार है
या वो प्राइस को ज्यादा इफेक्ट करेगा, या 10-20 ग्राम जो खरीद रहा है उससे फर्क पड़ेगा, वो इतना। हालांकि इनको ये रिटेल निवेशक जोड़ के बहुत सारे हो जाते हैं, हाँ पर फिर भी मुझे लगता है सट्टेबाजी और सेंट्रल बैंक्स की खरीद का जो फर्क पड़ता है वो रिटेल निवेशकों की खरीद का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। माइक्रो मार्केट में पड़ता है। माइक्रो मार्केट मतलब ईटीएफ्स में कितना आ रहा है उसमें थोड़ा डिमांड बन गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कितना आ रहा है वहां थोड़ी सी डिमांड बन गई, पर वो भी फ्रैक्शन होता है टोटल वॉल्यूम का, विक्रांत। जी। सर, गोल्ड के इस साल के अपने टारगेट को भी इन्होंने घटा दिया है 14% के करीब, और 4360 के करीब अब रखा है। और साथ में ये कहा है कि अब ये जो सेकंड दूसरी छमाही है 2026 की, इसमें सोना बड़ा डांवाडोल रहेगा, लेकिन 2027 के अंत तक सोना जो है वो $6000 के को छू सकता है, यानी कि 2027 सोने के लिहाज से ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, पहले यही कह रहे थे कि 2026 के अंत तक हाँ $6000 हो जाएगा, यही सारे इंस्टीट्यूशन कह रहे थे, हम आप चर्चा भी कर चुके हैं। हाँ ठीक है, एचएसबीसी भी कह रहा था, यूबीएस भी कह रहा था। तो ये तो आपको याद है, मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस की जब फोरकास्ट होती है, हाँ तो वो भी अगर फोरकास्ट रोज रोज बदलेंगे तो हाँ। उनके ऊपर भी लोगों का फिर विश्वास हट जाता है। हम्म पर इसमें ये बात भी सच है कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका ने थोड़ी ना प्रोजेक्ट किया था कि ईरान युद्ध इतना लंबा चलेगा। हम्म बैंक ऑफ अमेरिका ने ये थोड़ी ना प्रोजेक्ट किया क्या कहते हैं, कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ जाएंगे। हम्म बैंक ऑफ अमेरिका महंगाई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बैंक ऑफ अमेरिका डॉलर इंडेक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से मुझे लगता है बैंक ऑफ अमेरिका एक नॉर्मल विश्लेषक बन जाता है। हाँ नॉर्मल विश्लेषक मतलब जब गंगा गए तो गंगा दास, जमुना हाँ गए तो जमुना दास। हाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म में जो व्यू है वो किसी भी संस्था का बदला नहीं है। हाँ। इन सारी बातों में से मूल मुद्दा निकल आता है। मैं तो लॉन्ग टर्म का ज्यादा साथी हूँ, आपको पता है, मैं ट्रेडर्स के ज्यादा साथ, हाँ ट्रेडर्स पे, ट्रेडिंग पे मैं ज्यादा ज्यादा विश्लेषण नहीं करता, क्योंकि हम रोज बात करते हैं तो जी। उसमें बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग आ जाती है। हाँ आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, हाँ अगर हम रोज जिक्र कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग से ज्यादा सरोकार रखता है। हाँ। परंतु दिल से और मंशा से मैं लॉन्ग टर्म का ज्यादा सपोर्टर हूं। तो लॉन्ग टर्म में तो अभी तो लॉन्ग टर्म में किसी भी संस्था ने, किसी भी सेंट्रल बैंक ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने कोई नजरिया अपना नहीं बदला है। और ये लॉन्ग टर्म, अच्छी बात क्या है कि हम्म, लॉन्ग टर्म ये नहीं कि दादा खरीदे पोता बरते, वो हाँ नहीं है लॉन्ग टर्म। हाँ ये लॉन्ग टर्म मैं तो 2 से 5 साल का लेके चल रहा हूँ। बैंक हम्म, ऑफ अमेरिका ने तो फिर भी 2027 बताया, 2027 आने में तो अब मात्र 6 महीने भी नहीं रह गए हैं। पर मैं फिर भी 2 से 5 साल का नजरिया रख के चल रहा हूँ। उससे पहले भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, पर 2 से 5 साल में तो आपको सोना रिटर्न देगा ही देगा। हमने जो पीछे एक वीडियो में वर्ल्ड वॉर की बात करी थी, अगर वो जल्द शुरू हो जाता है 2030-31 तक, मैंने कहा है मुझे लग रहा है कि दुनिया एक वर्ल्ड वॉर में धकेल दी जाएगी। तो हम्म, इस वजह से मुझे लग रहा है कि वो समय और जल्दी भी आ सकता है। अगर ये वर्ल्ड वॉर जल्दी छिड़ गया है, वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां जल्दी बन गई, तो और जल्दी भी आ सकता है। और दूसरा दूसरा जल्दी आने का कारण इसका हो सकता है कि डॉलर डी डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन अगर जल्दी हो गया तो आपको ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो सोने चांदी के दाम को मेरे बताए हुए समय से भी ज्यादा जल्दी ऊपर ले जा सकती हैं। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के निवेश करना चाहिए। शुरू में दिए गए डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम एक विश्लेषण कर रहे हैं कि सोने चांदी के दाम आगे कहाँ जा सकते हैं, और आजकल जिस वजह से ये गेंद की तरह उछल रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे, ज्यादातर दबाव में है, हाँ। वो क्यों नीचे जा रहे हैं और आगे की संभावना क्या है। सर, एक अंतिम सवाल और जानना चाहूंगा कि बहुत से जो अनुमान आ रहे हैं अब बड़े संस्थानों के, उसमें ये भी कहा जा रहा है कईयों में कि चांदी में ज्यादा उछाल हो सकता है सोने के मुकाबले आने वाले कुछ समय में, यानी ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं, लेकिन कुछ समय में चांदी में ज्यादा उछाल देखा जा सकता है सोने की बनिस्पत। मैं भी ऐसे ही मानता हूँ, और मैं भी शुरू से यही बोल रहा हूँ। हम्म, चांदी जितनी वॉलेटाइल है, चांदी जितनी चंचल है, गिरती भी ज्यादा जल्दी है और उठती भी जल्दी, क्योंकि चांदी का जो डबल रोल है 55% इंडस्ट्री वाला। हाँ और खुशकिस्मती से जो चांदी के निवेशक है उनके लिए बोल रहा हूँ, खुशकिस्मती से तीनों चारों ही जो मेन चीज जहाँ चांदी यूज हो रही है वो सारे ही सनराइज इंडस्ट्री हम उसको बोलते हैं। हम्म एआई डेटा इक्विपमेंट है, सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सेमीकंडक्टर, आप देखिए ये सब चीजें ऐसा लग रहा है कि भविष्यात्मक हैं। आज भी जरूरत है और कल और ज्यादा जरूरत होगी। तो हम्म नेचुरली जब चांदी की ऐसी चीजों में जरूरत पड़ रही है जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी और बहुत ही डिमांड वाली चीजें हैं, तो हम्म ऐसे में चांदी का प्रोजेक्शन, बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि चांदी में बहुत तेज बढ़ेगी। और इस समय सोना और चांदी मुझे लग रहा है विक्रांत बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर है।
हो सकता है इससे और नीचे आ जाए हाँ तो और बिल्कुल। अट्रैक्टिव हो जाएगा। हाँ। अभी ऐसे इसको ऐसे समझिए, अभी अट्रैक्टिव है, हम्म। नीचे आया तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा, दोनों ही अट्रैक्टिव है। तो एसआईपी इसमें सही मेथड है। लॉन्ग टर्म का आप नजरिया रख के चलेंगे तो आपको रहेगा। मीनवाइल नजर रखिए युद्ध पर, क्योंकि छठे दिन लगातार अमेरिका हाँ। ने ईरान पर बमबारी करी है। हम्म। और ईरान को अब कुछ नहीं, वही जॉर्डन, वही कुवैत, वही बहरीन। अब वो यूएई पर इतने हमले नहीं कर रहा है, या फिर यूएई बता नहीं रहा है, दोनों में से कोई बात है। तो बार बार वो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है। तो मुझसे मुझसे किसी ने कल एक सवाल पूछा विक्रांत, जी। कि ईरान के ऊपर इतना हमला किया जा रहा है तो ईरान पलट के अमेरिका को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सकता या पहुंचा रहा है। हाँ। तो उसका सीधा जवाब ये है कि उनके पास इतनी लंबी मिसाइल नहीं है बिल्कुल। जो कि अमेरिका की धरती पर जाके पूरे अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका की धरती पर जाके अटैक करे। हम्म। उनको ये पता है कि बहरीन कुवैत में इनके मिलिट्री बेसिस हैं। मुझे बाय द वे कुछ साल पहले इन बेसिस को बाहर से देखने का मौका मिला। हाँ। ये बहरीन में भी, कुवैत में भी, कतर में भी, यूएई में भी मैंने ये बेसिस देखे हुए हैं। बकायदा पूरा का पूरा एक तरह से शहर के अंदर पूरा एक अलग शहर बसा होता है। तो वो उनके उनकी उनकी पहुंच वहीं तक है। हाँ। उनकी उनकी जो पहुंच है वो वहीं तक है। वो क्या करें इससे ज्यादा अभी तो वो, अब क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी हम इनके पावर सेंटर्स, ब्रिजेस को अटैक करेंगे, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक किया तो वो जो हूथी वाली बात हमने शुरू में करी थी वो सच हो जाएगी। वो सच हुई तो यहां से फिर आपको कच्चे तेल के दाम $100 की तरफ, $90 को पार करके 100 की तरफ भागते दिखेंगे। अगर वो दिखा तो फिर सोने चांदी पर यहां से और ज्यादा दबाव आता हो क्या रहा है कि एक के बाद एक कोई फैक्टर आता जा रहा है। एक के बाद एक फैक्टर सोने चांदी के लिए इस समय आता जा रहा है। तो सारी नजर आप युद्ध पे रखिए। हम्म। और मैं इस बात से अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा जी। कि असाधारण परिस्थिति है। हाँ। असाधारण, दिस इज अनयूजुअल सिचुएशन। हाँ। सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं है। तो किसी भी चीज की मूवमेंट, सोना चांदी हो या स्टॉक मार्केट्स हो, ऐसे हालात में आप एक ट्रेंड की तरह नहीं देख सकते हैं। ये हाँ। आखिरी बात मैं जरूरी बात कहना चाहूंगा। हम्म। इस दौरान जो मूवमेंट होता है उसको एक ट्रेंड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये मात्र उस घटना से प्रभावित मूवमेंट है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे घटना बदलती है या जो नए ट्रेंड या जो घटना जिस तरफ जाएगी, उसी तरह से उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। शामिल हुए, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।